समय का पंछी उड़ता जाए, उजले काले पंख फैलाए। हाँ, समय किसी के लिए भी कभी भी रुकता नहीं, हमेशा चलता रहता है, उड़ता रहता है, गुजरता रहता है। लेकिन आदमी जब तक जिंदा है, उसकी यादों में सदैव वो समय रहता है, अच्छा हो या बुरा हो। ये यादें हैं जो आपको ज़िंदगी चलाने में ज़रा आसान कर देती हैं। पुरानी यादें, महाभारत के टाइम की यादें। बहुत से ऐसे मित्र, बहुत से ऐसे दोस्त मेरे हुए जो कि अब तक बहुत ही खूबसूरती से अपनी मित्रता निभा रहे हैं मेरे साथ। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ मन के भीतर, दिल के भीतर छुपे हुए हैं। बहुत अजीज, बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, नेक दिल और सेल्फ मेड। अगर उनके पीछे कोई नज़र आता है, उनकी सक्सेस के पीछे, तो वो एक औरत है। और वो एक औरत भी नहीं, इस शख्सियत के पीछे तो दो औरतें हैं। सबसे पहले माँ और उसके बाद बीवी। इस शख्सियत की क्या बात करूं, बचपन से मैं इसे जानता हूं। छोटा सा था, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, जवान हुआ, मैच्योर हुआ। अरे मैं इतनी बातें करूंगा तो फिर मेरा दोस्त क्या बात करेगा। चलिए सुनते हैं आज कौन आ रहा है हमारे साथ। राज वर्मा नाम है मेरा। चौंक गए ना? आप यही सोच रहे हैं ना कि यार इसकी शक्ल मयूर से बहुत मिलती है। मयूर, वही मयूर, मुकद्दर का सिकंदर में जिसने अमिताभ बच्चन जी के बचपन का रोल किया था। और फिर महाभारत में अभिमन्यु भी तो मयूर ही था। सिर्फ आप ही नहीं, जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, यकीन मानिए वो सब चौंक जाते हैं और सब मुझे यही कहते हैं कि आपकी शक्ल हूबहू मयूर से मिलती है। और पता है मैं क्या कहता हूँ? मुझे भी यही लगता है। इनफैक्ट सच में लगता है। जब भी मैं शीशा देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद वो जन्म मेरा पुनर्जन्म था और अब का जो राज वर्मा है ये मेरा एक नया जन्म है, एक नई जिंदगी। इससे पहले कि आगे की बातें आपसे करूं, आई एम श्योर आप कह रहे होंगे बाबू जरा चश्मा तो उतारो। तो लीजिए, उतार दिया चश्मा। आपके जहन में बहुत से सवाल होंगे। भाई, लोगों को ये उत्सुकता है कि वो जाने कि आप इतने साल क्या कर रहे थे, कहाँ थे और अभी नज़र क्यों नहीं आए, फिल्मों में क्यों नहीं आए, ना टीवी पे आए, कहीं नहीं नज़र आए। तो इसका राज क्या है? प्लीज़ टिक, प्रश्न चिन्ह है, जवाब दीजिए। पहली मुलाकात में सब कुछ थोड़ी बता दूंगा, धीरे धीरे। फिलहाल तो आज इतने सालों के बाद आपके सामने आने की वजह बता दूं, और वो ये है कि मेरे एक बहुत अजीज दोस्त श्री गूफी पेंटल जी आजकल अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी हंगामे कर रहे हैं। महाभारत के एक बड़े आर्टिस्टों के साथ आपकी मुलाकातें करवा रहे हैं, उस पुराने दौर को फिर से याद कर रहे हैं। कितने महाभारत के आर्टिस्ट अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि उसी की कड़ी में मैं भी एक कड़ी हूँ। हालांकि कोशिश तो मैंने बहुत की सबसे छुपने की सालों से, लेकिन गूफी भाई का फ़ोन आया। उन्होंने कहा यार सारे अपनी अपनी गल कर रहे हैं, तू भी कर दे। मना कैसे कर सकता था? हेयर आई एम। तो साहब कहाँ से शुरुआत करूँ? अगर तो वाकई आप जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा शॉर्ट करके आपको बताऊँ, कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा कहानी आपके सामने आ सके। वेल, अर्ली 90s के अंदर मैंने हिंदुस्तान को छोड़ दिया था और महाभारत मेरा शायद लास्ट मेजर काम था आप सबके लिए टेलीविज़न के ऊपर। मैं आ गया था यूके में, यानी कि लंदन, और मुझे इंडिया से यूके लाने का क्रेडिट जाता है मेरे मेंटोर, मेरे गुरु अमिताभ बच्चन साहब। अमित जी उस वक्त एक टीवी चैनल से कनेक्टेड थे 90s के अंदर, अर्ली 90s में, जिसका नाम था टीवी एशिया, और वो यूके के अंदर एशियंस के लिए पहला सैटेलाइट चैनल था। घर से दूर लेकिन दिल के पास, परदेश में
अब देश के रंग टीवी एशिया हम सबका अपना है। और यहीं आते ही उनकी जो टीम जो उसको हेड कर रही थी चैनल को, उसमें मैं भी शामिल हो गया। यूके में आके यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट शोज़ किए, टीवी के बहुत सारे शोज़ किए, कई फ्लैगशिप शोज़ मेरे नाम पे यूके के साथ जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे अलग अलग चैनल्स के साथ ZTV, V4U, सोनी बहुत काम आया, लेकिन मेनली फॉरेन ऑडियंसेस के लिए, इसलिए शायद आपने बहुत सा काम नहीं भी देखा होगा। स्टेज कॉन्सर्ट्स भी किए, होस्ट भी किए, इंटरनेशनल शोज़ भी किए, BBC चैनल 4 के साथ भी काम किया, डॉक्यूमेंट्रीज भी की। और उसके बाद एक दौर ऐसा आया जब मुझे लगने लगा कि इतना काम किया है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं वो ज़िंदगी जीऊँ जो मैं हमेशा जीना चाहता था, जो सिर्फ मेरी है। और क्योंकि अपनी ख्वाहिशें, अपने सपने, अपने कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान एक मौके पे आके ज़रा प्राइवेट सा होना चाहता है। उसका दिल करता है कि बस ये चीज़ें सिर्फ मुझ तक रहें और इसको मैं एंजॉय करूं, या इन चीज़ों को मैं ही अपने इर्द गिर्द देखूं। तो फिर मैं मूव कर गया एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे जिसका नाम है स्नोडोनिया, जो लंदन से 3-3.5 घंटे की दूरी पर है। और इस जगह को कहते हैं द बेस्ट हिडन सीक्रेट, जन्नत है। ये सीक्रेट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आपको पता तो चले जगह है क्या। ये तो पता लग गया भाई कि अब आप कहाँ थे, लेकिन क्या रिवाइंड करें, थोड़ा सा पीछे जाएं, पीछे यही 30-32 साल पहले की बात है भाई। कुछ महाभारत का भी आपको याद है कि नहीं याद, कि मैं याद दिलाऊं? क्या हुआ था ज़रा बताओ तो सही, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था, कहाँ गए थे, क्या किया, किससे मिले और कैसे ये महाभारत का अभिमन्यु हमारे सामने आया? वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, या ये कहूं कि ये तो वो दास्तां जो इंसान भूल ही नहीं सकता। जी हाँ, महाभारत एक ऐसा एपिक कि जिस एपिक के साथ जुड़े हर किरदार के पास इतनी कहानियां हैं, इतने किस्से हैं, इतनी यादें हैं कि कहाँ से शुरू करे और कहाँ खत्म करे। हाँ, एक बात जरूर हर इंसान में कॉमन है, हर कैरेक्टर में, कि उसकी जर्नी का एक अहम हिस्सा कि उसको वो रोल कैसे मिला बड़ा ही मजेदार है सबके लिए, क्योंकि सबकी कहानी अलग है, मेरी भी है। ये वक्त या ये दौर वो था जब टेलीविजन जो था वो नया पॉपुलर हुआ था, और जो फिल्म के कलाकार हैं उनमें भी एक अट्रैक्शन होना शुरू हो गया था कि टीवी के ऊपर एक अच्छा काम अगर हमें मिलता है तो इसमें करने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि उस वक्त ये बात था कि भाई कुछ लोग ये कहते थे कि जिन बड़े पर्दे के कलाकारों को बड़े पर्दे पे काम नहीं मिलता वो छोटा पर्दा यानी कि टीवी करते हैं। बट एट द सेम टाइम हम लोग बुनियाद ऐसे सीरियल ने इस बात को गलत साबित कर दिया, बल्कि क्रेज पैदा कर दिया कि फिल्म के कलाकारों को भी लगने लग गया कि हमें भी एक अच्छा मौका मिले जहां हम भी छोटे पर्दे के ऊपर चमक सके या अपना कमाल दिखा सके। क्योंकि फिल्म हर इंसान तो नहीं देखता, लेकिन टीवी हर इंसान के घर में पहुंच जाता है। और उसी दौर की बात है जब बुनियाद, हम लोग, रामायण बहुत सक्सेसफुल हो रहे थे, तो मुझे भी हुआ कि कोई अच्छे बैनर की एक अच्छी प्रोजेक्ट मुझे भी मिलनी चाहिए। और तब पता चला कि BR चोपड़ा जी या BR टीवी या BR फिल्म्स उस वक्त महाभारत की कास्टिंग कर रहा है। माने या ना माने, जितना भी मैंने महाभारत को जाना है कॉमिक के जरिए, कोई ऐसा बहुत मैंने महाभारत पढ़ा नहीं है, लेकिन उस वक्त में, उस दौर में, बचपन कह लीजिए, कॉमिक्स बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, और तब मैं महाभारत की कॉमिक्स को पढ़ा करता था। और एक कैरेक्टर हमेशा मुझे फैसिनेट किया करता था, और वो था अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु, जिसके साथ वीर हमेशा लगता है। और वो जो फोटोग्राफ जो मैं देखता था कॉमिक में, किस तरह उसने वो चक्का उठाया हुआ है और किस तरह वो यंग लड़का फाइट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे
ऐसा लगता था कि कभी अगर ये फिल्म बने या कोई सीरियल बने तो अभिमन्यु का रोल मुझे मिलना चाहिए। बस अभिमन्यु दिमाग में बैठा हुआ था। तो जब मुझे पता चला कि महाभारत की कास्टिंग जोरों पे चल रही है तो मैंने भी फील्डिंग शुरू की। उस ज़माने में ये वर्ड बड़ा पॉपुलर था, फील्डिंग, यानी कि भैया रोल के लिए फील्डिंग करना। तो मुझे पता चला कि बीआर फिल्म्स में एक हस्ती है जिनका नाम है गूफी पेंटर साहब। इनको मिलना बहुत ज़रूरी है, बल्कि इनको मिलना ही नहीं, शुरुआत ही इन्हीं से होगी, क्योंकि ये उस वक्त उस दौर के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर थे। ये टर्म कास्टिंग डायरेक्टर इतना पॉपुलर उस वक्त नहीं था, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स यही मिलते थे एक्टरों को। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर बहुत एक्टरों की तरह मेरे लिए भी एक नया वर्ड था कि कास्टिंग डायरेक्टर। मैंने कहा चलो भाई जो भी है मिलना तो है। तो जी मैं गूफी साहब को मिलने के लिए चल पड़ा और बीआर चोपड़ा जी का बड़ा दफ्तर, बड़ा बड़ा गेट, वो माहौल बांद्रा के अंदर। और हाँ, एक बेनिफिट मुझे हुआ उस वक्त का, क्योंकि एज एक्टर मेरी पहचान बन चुकी थी, तो ऑफिसेज के अंदर एंट्री बड़ी इजी हो जाती थी। यानी कि जो बड़े बड़े दरबान गेट पे खड़े होते थे वो देखते थे कि हाँ भाई ये एक्टर आया, तो दरवाज़ा खोल देते थे। तो आपको स्ट्रगलर की तरह, नए चेहरे की तरह बाहर लाइन में खड़े नहीं रहना पड़ता था कि चौकीदार कब हमारी तरफ देखेगा और कब हमें अंदर जाने देगा। तो एंट्री जो थी वो बड़ी मिल जाती थी। तो जी साहब, चोपड़ा साहब के दफ्तर में एंट्री मैंने ले ली और जैसे ही मैं अंदर गया, माहौल बड़ा ही कमाल का था, बड़ी चहल पहल थी, महाभारत की कास्टिंग चल रही थी। और अंदर जाते ही मैंने देखा राइट साइड के अंदर एक बड़ा ही शानदार ऑफिस था जिसके बाद लिखा हुआ था गूफी पेंटर कास्टिंग डायरेक्टर। तो मैंने नॉक किया और जैसे उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा यार मयूर आओ आओ बैठो। मुझे बिठाया, बड़ी इज्जत दी और मैंने कहा सर मैं आपसे मिलने आया हूँ। उन्होंने कहा यार मेरे स्क्रीन टेस्ट चल रहे हैं, तू 2 बजे आ सकता है? मैंने कहा बिल्कुल आ सकता हूँ। तो उसके बाद मैं चला गया, फिर मैं 2 बजे वापस आया। जब मैं 2 बजे वापस आया मैंने देखा यहाँ तो आर्टिस्टों की एक कतार बैठी हुई है मिलने के लिए। कोई स्क्रीन टेस्ट दे के बाहर आ रहा है, कोई स्क्रीन टेस्ट देने अंदर जा रहा है, किसी ने मुकुट पहना हुआ है, कोई तीर कमान लेके भाग रहा है। तो मैंने उनको बताया जी सर मैं चाह रहा हूँ कि महाभारत में अगर कोई आपको लगता है मेरे लिए रोल हो तो आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ बीआर फिल्म्स, बीआर टीवी एंड वर्क विद यू। तो गूफी साहब के लिए जहाँ इस बात की खुशी थी कि अच्छा एक अच्छे एक्टर ने अप्रोच किया, नॉन एक्टर ने अप्रोच किया, वहाँ एक मुश्किल भी थी कि भाई ज़्यादातर लोग नए थे और उनकी डिमांड ही महाभारत की ये थी कि नए लोग हों जो किसी इमेज के साथ ना आए। मेरे साथ ना सिर्फ एक स्लाइटली मोर नोन देन अदर्स का टैग था, बल्कि साथ में एक टैग ये भी था छोटा अमिताभ, क्योंकि मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, बेमिसाल, इन फिल्मों के बाद ये टाइटल मेरे साथ लग गया था कि यंग अमिताभ बच्चन। तो उनको कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन थी कि अगर कोई नया बंदा होता तो उसको कास्ट करना ज़्यादा आसान था, बट ये इमेज के साथ आया और यही बात उन्होंने मेरे सामने रखी। बट मैंने उनको यकीन दिलाया, मैंने कहा सर आप कास्ट तो कीजिए, अगर कोई एक्टर अच्छा होगा तो फिर वो उस इमेज को तोड़ेगा और हो सकता है कि यही वो जगह हो जहाँ से मुझे अपने इमेज को तोड़ने का मौका मिले। खैर उन्होंने कहा कि स्क्रीन टेस्ट देने को तैयार हो? मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो उस वक्त जो भी रोल के स्क्रीन टेस्ट चल रहे थे वो जिन्होंने कहा भाई ये कपड़े पहनो, और मैं कभी बांसुरी लेके तो कभी धनुष लेके कभी गदा लेके स्क्रीन टेस्ट देता गया। और कमाल की बात है मुझे कृष्ण जी के लिए यानी कि श्री कृष्ण के रोल के लिए भी स्क्रीन टेस्ट देने को कहा। हालांकि मेरे दिमाग में ये था कि कृष्ण जी का रोल ना मैं करना चाहता हूँ और अगर मुझे मिल भी जाए ना मैं निभा पाऊँगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल रोल है। उसकी स्टडी, उन चीज़ों का उच्चारण, फिर एक इतना लंबा कैरेक्टर, वो तारीखें, वो डेटें, बहुत कुछ था। आसान नहीं था कृष्ण जी का रोल। हेड्स ऑफ टू नितेश भारद्वाज जिन्होंने कमाल का निभाया, लेकिन डेफिनेटली अगर ये रोल मुझे मिलता तो मेरे बस का नहीं था। खैर स्क्रीन टेस्ट मैंने दे दिया। उसके बाद पता चला कि स्क्रीन टेस्ट तो ले लिया बट लेकिन कोई ऐसा रोल बना नहीं जिसके लिए मुझे वो कह सकें या मुझे उम्मीद दिला सके। फिर भी मैंने बातों बातों में उनको कहा कि भाई गूफी जी अभिमन्यु का रोल मुझे लगता है कि अगर आप सोचें तो उन्होंने कहा भी वो तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं गोविंदा को। तो उस वक्त गोविंदा नए आए थे और ये रोल उनको जा चुका था, तो अपना तो कोई चांस ही नहीं था। फिर भी मेरे को हुआ कि काश ये रोल मुझे मिल जाता। उसके बाद गूफी जी ने मुझे कहा मिलते रहा कर। तो उस वक्त ये टर्म बड़ी पॉपुलर थी, मिलते रहिए, बल्कि मिलते रहिए के बिना लगता ही नहीं था कि आप किसी प्रोडक्शन हाउस या किसी ऑफिस को मिलें, क्योंकि मिलते रहिए का मतलब ये था स्टे इन टच, यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड मत हो जाओ। रोल बेशक आज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन मिलते रहो ताकि टच में रहो, ताकि कभी भी दिमाग की घंटी बज जाए कि हाँ यार इसको कास्ट किया जा सकता है। तो मैंने भी वही किया, मिलता रहा, कभी गूफी जी को ऑफिस में, कभी उनके घर पे, और इसी तरह हमारी दोस्ती और हमारी रेपो
और बढ़ती गई। और उसके बाद एक ऐसा मौका बना कि गोविंदा जी स्टार बन गए और उनकी डेटों की प्रॉब्लम हुई। और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जहाँ उनके दिमाग में मेरा नाम आना चाहिए था, मैं किसी फिल्म की आउटडोर शूटिंग में बाहर गया हुआ था और चंकी पांडे नाम की चीज़ एंटर हो गई और अभिमन्यु बन गए उसके बाद चंकी पांडे। तो मैं अपनी पशुपश में था, मैं तो अभिमन्यु के लिए रुका हुआ था। खैर जी, ये सब हुआ। उसके बाद मैंने गोफी जी को पूछा भी कोई रोल होगा, बोले बताते हैं, मिलते रहिए फिर मिलते रहिए। उनका चलो मिलते रहेंगे। उसके 1 महीने के बाद गोफी जी ने मुझे कहा देयर इज अ गुड न्यूज़, आई थिंक प्लीज़ कम टू द ऑफिस। गुड न्यूज़ सुन के खुशी हुई। आई थिंक मैं सस्पिशियस हुआ, बट फिर मैंने कहा चलो जी, जय माता दी, पहुंच गए। उसके बाद जैसे मैं गया, गोफी जी ने मेरा हाथ पकड़ा, चोपड़ा साहब के ऑफिस ले गए। वहाँ पे बी आर चोपड़ा साहब ने मुझे देखा, साथ में रवि चोपड़ा जी बैठे हुए, उधर राही मासूम रजा साहब, वहाँ म्यूजिक डायरेक्टर राजकमल जी बाजा लेके, सतीश भटनागर जी, एक पूरा ग्रुप बैठा हुआ था और सबकी नज़रें मुझ पे थी। और मुझे देखने के बाद चोपड़ा साहब ने सबको देख के कहा परफेक्ट, और ओके कर दिया। फिर गोफी जी मुझे अपने ऑफिस में लेकर आए और गोफी जी ने मुझे कहा मिठाई का डब्बा किथे। मैंने कहा सरकार, मिठाई के डब्बों की तो लाइन लगा दूंगा, लेकिन कम से कम हो क्या रहा है ये तो बताओ। तो गोफी जी ने मुझे कहा अभिमन्यु साहब, चक्रव्यूह में जाने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, वो जो उनकी लाइन थी वो आज तक मुझे याद है और आज तक मेरे दिमाग में चलती है। दैट्स हाउ आई गॉट द रोल ऑफ अभिमन्यु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई फिल्म करियर, टीवी करियर, माई लाइफ एज एन एक्टर। वो चैप्टर बॉम्बे, जिसे अब हम मुंबई कहते हैं, उन दिनों में जब हम शूट किया करते थे तो स्टूडियोज़ के अंदर शूटिंग्स बहुत पॉपुलर थी। यानी कि शूटिंग हो रही है तो मतलब कोई स्टूडियो के अंदर ही होगी। आउटडोर शूटिंग्स बहुत कम हुआ करती थी और स्टूडियोज़ जैसे नटराज सेठ स्टूडियो, मोहन स्टूडियो, SL स्टूडियो, फिल्म सिटी, फिल्मिस्तान, ये बहुत पॉपुलर थे उस वक्त। और फिल्म सिटी एक ऐसी लोकेशन थी जो आउटडोर और इंडोर दोनों की फैसिलिटीज़ देती थी और बेशुमार लोकेशंस थी। सेट पे भी शूट हो रहा है, सड़क पे भी शूटिंग चल रही है, लेक के ऊपर भी कोई है, ऊपर मैदान पे भी कोई है, तो बड़ी शूटिंग एक साथ चला करती थी। तो महाभारत का भी सेट जो था एक खुले मैदान में लगा हुआ था, जिसे हम कहते थे जमूरी मैदान, और महाभारत की बहुत सी शूटिंग वहाँ पे हुआ करती थी। और मज़े की बात यह है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक वक्त ऐसा आया कि चुन्नी और महाभारत की शूटिंग एक साथ चल रही थी, पैरेलल। ना सिर्फ एक साथ चल रही थी बल्कि यहाँ पे फिल्म सिटी के अंदर जमूरी मैदान में महाभारत का सेट लगा था और एकदम वहाँ पे यानी कि सामने चुन्नी का। और चुन्नी और महाभारत में बहुत से ऐसे आर्टिस्ट थे जो बड़े कॉमन थे, यानी मुकेश खन्ना, सुरेंद्र पाल, गुफी पेंटल जी, मैं और भी कई जो ऑलरेडी महाभारत में भी काम कर रहे थे और चुन्नी में भी। तो ये बात उस दिन की है जिस दिन चुन्नी का क्लाइमेक्स शूट हो रहा था और मेरे लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन था क्योंकि सारा क्लाइमेक्स जो था वो इस बात के ऊपर था कि जो चुन्नी का वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर है काका, यानी मैं, उसको बंटवारा चाहिए और वो अपने माँ बाप से ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए, बंटवारे के लिए लड़ाई करता है। तो बड़ा ही मैं एक्साइटेड था इस क्लाइमेक्स को लेके और बड़ा अच्छा भी लग रहा था कि रमा विज जैसे मंजे हुए कलाकार सामने थे तो काम करने का मज़ा ही कुछ और था। मुकेश खन्ना जी, सारे एक से बढ़कर एक। तो एनीवे, जब मैं शूट सुबह करने के लिए पहुंचा वहाँ पे चुन्नी के सेट के ऊपर गोफी जी के साथ और बड़े मूड में अपनी दाढ़ी शाड़ी लगाई हुई, पगड़ी बांधी हुई अपने सीन की तैयारी कर रहा था, मुझे रवि जी ने आके कहा, रवि चोपड़ा जी ने यानी कुकी जी, कि भाई जल्दी ख़त्म कर, उसके बाद शाम को चक्रव्यूह का सीक्वेंस कर रहे हैं आज। और बस ये सुनना था कि मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा सर कब? बोले बस एनु ख़त्म कर, फिर तेरा दूसरा काम शुरू हो रहा है। मैं तो बड़ा घबरा गया। साहब घबराना ही था क्योंकि मैं कोई अमिताभ बच्चन साहब या दिलीप कुमार जी या ऋषि कपूर जी या इन जैसे एक्टरों जैसा स्पॉन्टेनियस एक्टर तो हूँ नहीं कि एक सेकंड में सरदार के काके से मुकुट लगा के मैं सीधा अभिमन्यु बन जाऊँगा। बड़ा एवरेज सा एक्टर हूँ, घबराना बहुत लाजमी है मेरा कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला तैयारी करने का। अभिमन्यु, वो रोल जिसके लिए मैंने इतनी जद्दोजहद की, वो सीन चक्रव्यूह जिसको मैंने अपने ख्यालों में इतना विजुलाइज किया कि मैं ऐसे करूँगा, वो एकदम से बिना तैयारी के मौका दिए मेरे सामने आ गया कि भाई चल शुरू हो जा। मैं परेशान हो गया। खैर जैसे तैसे चुन्नी का मैंने क्लाइमेक्स तो किया। उसके बाद मैं रवि जी के साथ बैठा और उनको मैंने कहा सर आज मत करो। कहते क्या? मैंने कहा सर चक्रव्यूह का क्लाइमेक्स आज रहने दो, मुझे तैयारी का टाइम दो, अभी मेंटली मैं रेडी नहीं हूँ उसके लिए, प्लीज़ सर
तो बड़ा जो लाड प्यार कहते हैं ना, थोड़ी सी इमोशनल ब्लैकमेलिंग सी वो थोड़ी चलती थी उस ज़माने में। और कुकी जी के साथ मेरी रैपो भी बड़ी तगड़ी थी, वहाँ गूफी जी की पूरी सपोर्ट मुझे रहती थी। चोपड़ा साहब ऐसे मुझे बड़ा प्यार करते थे। तो गूफी जी कुकी जी एक दूसरे को देखें और फिर कुकी जी यानी रवि जी मैंने कहते भाई तू चाहता की है। मैंने कहा सर आज मत करो चक्रव्यूह का क्लाइमैक्स, कल कर लो, आज मुझे वक्त दो ताकि कल मैं फ्रेश होके करूं। तो सब सोच में पड़ गए, और क्योंकि बाकी जो आर्टिस्ट थे उनमें भी फटाफट बात फैलनी शुरू हो गई कि यार मयूर कह रहे आज नहीं करें कल करें, सारी तैयारी हो चुकी है। और कुछ ऐसे यार दोस्त कह लीजिए, कलीग कह लीजिए, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़ी नेचुरल सा इमोशन है। ऐसे भी कुछ लोग थे उस वक्त जो कहने लगे यार क्या अपने आप को स्टार समझता है, ये कहता है कल करूँगा, आज मूड नहीं है। अब मैंने कहा मूड की बात नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। सबको वहाँ पता नहीं अब क्या होने वाला है। अब सारे एक दूसरे को देख रहे हैं। रवि जी ने एक छड़ी उनके हाथ में होती थी, अक्सर महाभारत के सेट पे वो छड़ी को लेके घुमा करते थे, ऐसे टेनिस ही होती ना डंडी सी पेड़ की, तो ऐसे वो मिट्टी में मारते हुए एक दो चक्कर उन्होंने काटे। और उसके बाद उन्होंने कुछ सोचा और कहा पैकअप, चक्रव्यूह का सीन कल करेंगे। सब एक दूसरे को देखने लग गए, यार कमाल है, कैंसिल कर दी शूटिंग, अब कल होगी। अब मेरे इमोशंस बड़े मिक्स थे। एक तरफ खुशी भी थी कि चलो मुझे वक्त मिल गया, कल अच्छे से करना है। दूसरी तरफ डर भी था कि भाई ये जो पैकअप इन्होंने कह दिया ये कहीं नाराज़गी और गुस्से में तो नहीं कह दिया। ऊपर से जो मेरे दूसरे कलीग्स थे जो मस्तियाँ भी बड़ी करते थे, उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा ही डरा दिया, यार तू रवि जी को अपसेट करता तो शूटिंग कैंसिल कराती। मैं घबरा गया, और शायद मेरी इसी घबराहट को रवि जी ने भांप लिया। और उन्होंने कहा मेरे कंधे पे आके हाथ रख के कि जब तेरा मेकअप वेकअप उतर जाए तो तैयार हो जाए घर जाने के लिए, तू मेरे नाल चली, असी इकट्ठे गड्डी चलांगे। तो नॉर्मली तो मैं और गूफी जी इकट्ठे ट्रैवल करते थे क्योंकि हम ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, कभी वो मेरी कार में कभी मैं गूफी जी के कार में। लेकिन अब रवि जी कहते हैं नहीं मैं तेरे को छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा ओके सर, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा और घबरा गया। मैंने कहा पता नहीं क्या बातें होगी, अब ये 1 घंटा बड़ा भारी होगा मेरे पे, ये फिल्म सिटी से मेरे घर की दूरी। खैर जी, मैं रवि जी के साथ कार में बैठ गया। अब जब हम कार में बैठे तो मुझे समझ आया कि उन्होंने मुझे क्यों अपने साथ बिठाया। वो इसलिए क्योंकि कहते हैं ना कि ग्रेट बंदों की ग्रेटनेस की बड़ी कहानियाँ होती हैं। तो चोपड़ा साहब, चोपड़ा कैंप, रवि जी, इस फैमिली की ग्रेटनेस की कहानियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। रवि जी ने उस दिन मुझे अपने साथ बिठाया सिर्फ इसलिए कि वो पूरे रास्ते मुझे रिलैक्स करें, मेरे साथ मस्ती मजाक करें और मुझे पूरी तरह तैयार कर दें कि भैया घबरा मत, तूने कोई गलती नहीं की, तुझे अपना वक्त चाहिए, तुझे वक्त मिलेगा, और बी रिलैक्स एंड डोंट थिंक अबाउट व्हाट हैज हैपेंड टुडे, थिंक अबाउट व्हाट यू हैव टू डू टुमारो। और बस यही उन्होंने मुझे कहा कि आज दी पैकअप दी तू फिक्र ना कर, कल परफॉर्मेंस मैंने सही दे बस। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं आया शॉट के लिए तो माहौल भी अलग था, जोश भी अलग था। ये था मेरा यंग फ्रेंड, मेरा अजीज, मेरा बंधु, मेरा मित्र, मेरे बच्चे के समान मयूर। चुन्नी और महाभारत के अलावा मयूर ने हमारे साथ सौदा और बहादुर शाह की, और मेरे साथ हीर रांझा। बड़ा प्यारा है। और एक बात मैं और बता दूं, ये आजकल क्या कर रहा है ये भी मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। ये वेल्स में एक जगह है स्नोडोनिया, जैसे कि मयूर से आप सुन चुके हैं, खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। तो वहाँ पर बहुत कम इंडियंस हैं, लेकिन इस इंडियन ने अपना नाम वहाँ पर जाके बहुत रोशन किया है। खूबसूरत सा एक बहुत ही लजीज खानों से भरा हुआ एक होटल, एक रेस्टोरेंट बनाया है जिसका नाम है इंडियाना क्यूजीन।
flavor. And it is run by both Mayur and his wife. Very well run, and it is very popular amongst the foreigners. इसने मज़ेदार बात यह है कि इसने जो हाउस बनाया है बहुत ही खूबसूरत टिपिकल इंडियन हाउस बनाया है, जिसका नाम इसने बड़े प्यार से रखा है शिवाला। शिवाला का मतलब होता है मंदिर जिसमें हम भगवान की पूजा करते हैं। तो ये आदमी बाहर जाके भी पूरी तरह से भारतीयता, संस्कृति का, संस्कारों का पालन करते हुए हमारे भारत का नाम रोशन कर रहा है। मैं ऐसे मयूर को, अपने दोस्त को, अपने मित्र को, बंधु को, अपने सखा को प्रणाम करता हूँ, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू। हाँ, रिमेंबर, कोरोना इस वक्त अपने उरूज में है, ग्राफ इज गोइंग अप, सो बी केयरफुल। मास्क लगाना मत भूलिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हाथ साफ करते रहिए, और अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर टिक का बटन भी दबाना मत भूलिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।